ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ईटीएफ कोर्स का पार्ट 2 समझेंगे। जिन्होंने अभी तक ईटीएफ कोर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो उनके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ। ईटीएफ पार्ट 1 में हमने ईटीएफ का बेसिक समझा है, किस तरह से ये काम करती है, क्या होती है, ये सारी डिटेल है। आज हम ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है, उसके लिए हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझते हैं। मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी, कि किस तरह से आप सोचते हो, किस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो। वही निश्चित करता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, राइट। तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पूरा देखे, ध्यान से देखे। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में पूछे, है ना। तो ईटीएफ कि ट्रेडिंग में जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको केवल वही चीज़ बताता हूँ जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ, राइट। मैं किसी भी बुक से या किसी भी दूसरे चैनल से सीख के कुछ नहीं बताता। जो चीज़ें मैंने सीखी है और उनको मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया है, खुद अपने एक्सपीरियंस से उन्हें इम्प्रूव किया है, वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही चीज़ इसमें रहेगी। एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहली बात, हमें ये टेंशन रहती है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, 10 दिन बाद में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखो, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होगा। कितना टेक्निकल समझ लो, कितना फंडामेंटल समझ लो, कितना माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, मार्केट कहीं भी जा सकता है, कोई नहीं जाता। और हमारे बारे में क्या, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसकी परवाह ही नहीं करते कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि हमने हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो इस तरह से डिज़ाइन की है कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक रेगुलर बेसिस पे प्रॉफ़िट बुक करते रहते हैं, हमें प्रॉफ़िट मिलता रहता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आपको ट्रेडिंग में बारे में ये समझनी कि ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। ट्रेडिंग एक बहुत सिंपल बिजनेस है, पर इजी बिजनेस नहीं। देखो, है ना अजीब बात। सिंपल है पर इजी नहीं है। ऐसा कैसे? सिंपल कैसे है? आपको एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदना है, वो कम प्राइस पे खरीदना है और उसमें प्रॉफिट हो जाए तब बेचना है, बस 3 स्टेप। अच्छे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसे तब खरीदा जब प्राइस कम थी, और जब उसकी प्राइस बढ़ के प्रॉफिट देने लग गई तो आपने उसको सेल कर दिया। है एकदम सिंपल। पर इजी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग सिंपल काम करना ही नहीं चाहते। वो कुछ बहुत ही भारी कुछ करना चाहते हैं, है ना। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, और उस भारी कॉन्सेप्ट में वो क्या करते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको सही प्राइस तक आने का वेट नहीं करते कि उस पे खरीदें। और अगर उन्होंने सही प्राइस पे खरीद लिया तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होने तक का वेट नहीं करते हैं, राइट। वो बस चाहते हैं कुछ खतरनाक करना, है ना। एक चीज़ को खरीद लिया सही प्राइस पे तो बाद में वेट नहीं करेंगे। पहले जब प्राइस सही नहीं है तब उसको सही प्राइस आने का वेट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपने प्रोडक्ट को समझना। मैं यहाँ ईटीएफ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ईटीएफ ट्रेडिंग का हमारा प्रोडक्ट क्या है? ईटीएफ। और ईटीएफ क्या होता है? किसी न किसी इंडेक्स पे बेस्ड होता है। तो उस इंडेक्स को, उस सेक्टर को, उस थीम को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तभी तो हम उसमें कॉन्फिडेंस ला पाएँगे कि हमने क्या खरीदा है, वो कितने तक का खरीदा जाना चाहिए था, किस प्राइस पे बेचा जाना चाहिए। एक चीज़ और समझनी है, वो आपको ईयरली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लोग क्या सोचते हैं कि डेली का कितना कमा रहे हो, महीने का कितना कमाया? नहीं। ईयर जो होता है वो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो 12 महीने एक जैसा नहीं चलता। उसकी कुछ टाइमिंग होती है जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कुछ टाइमिंग होता है जहाँ उसको कम प्रॉफिट होता है, राइट। किसी मंथ में प्रॉफिट होता भी नहीं है। तो आप किसी मंथ के हिसाब से मत देखो, पूरे साल के लिए देखो। और पूरे साल में आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा ही। तो आपको अपने बिजनेस में 1 साल के प्रॉफिट के बारे में सोचना है, 1 महीने, 1 दिन के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। सिंपल है। अगर आप 1 दिन का प्रॉफिट चाहते हो तो निश्चित है कि आप कहीं मज़दूरी करो। अगर आप 1 महीने का प्रॉफिट चाहते हो तो बेस्ट है कि आप कहीं जॉब करो, ताकि आपको महीने की सैलरी मिले। और आप बिज़नेस करना चाहते हो
तो आपको ईयर के बारे में सोचना चाहिए। डेली का काम कहाँ होता है? लेबर का। मंथली काम किसका होता है? सैलरीड पर्सन का। और ईयरली काम किसका होता है? बिजनेसमैन का। तो हम यहाँ बिजनेसमैन है, तो हम ईयरली हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना प्रॉफिट किया, पिछले में कितना किया था, ये हमारा डाटा रहेगा। रियलिस्टिक रिटर्न, रिटर्न जो बनाने हैं वो रियलिस्टिक। मैं लोगों को देखता हूँ बात करते हुए, जो नए नए आए हैं मार्केट में, वो कह रहे हैं एक साल में पैसे डबल, डेली का 5-7% प्रॉफिट, महीने का 200% प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या टारगेट सेट करके। मेरा सिंपल सा मंथली टारगेट रहता है 2 to 3%। आप 2% से लेके 3% तक महीने का कमा रहे हो, बेस्ट है। हो सकता है किसी महीने आप 3% कमाओ, किसी महीने आप 2% से भी कम कमाओ, पर एवरेजली 2 to 3%। और हमें पहले ही बात की कि सभी मंथ सेम नहीं होते, इसलिए हम सभी मंथ में 2 से 3% नहीं कमा पाएंगे। तो अगर मैं 2 and 3% को जनरलाइज करता 12% को, तो ये 24% से 36% आता। पर मेरा ईयरली टारगेट कितना है? 26%। यानी 24 मिनिमम वाले रेंज से थोड़ा सा ऊपर का 26। अगर आप ईयरली 26% करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स में पैसा हो जाएगा आपका डबल। और 10 ईयर में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10x। सिंपल टारगेट है कि आपको 10 ईयर में अपने पैसे को 10 टाइम करना है। इसके लिए आपको कितना टारगेट करना है? ईयरली 26%। और ईयरली 26% टारगेट करने के लिए आपको मंथली कितना करना है? 2 to 3%, राइट। जो भी आपने स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल डिप्लॉय की है, उस कैपिटल का आप 2 से 3% मंथली निकालो, ठीक है। किसी महीने में 2% भी नहीं आया, 1% आ गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको तो 26% चाहिए ईयर का, राइट। इससे कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेजली आप जब 10 ईयर में देखो तो इस 26% का CAGR अगर आपने ले लिया है, तो आपको 10x का रिटर्न मिल जाएगा। देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। आप कितना भी फंडामेंटल सीख लो, कितना भी टेक्निकल सीख लो, कितना भी किसी चीज़ का एनालिसिस कर लो, कहीं भी आप श्योरिटी नहीं है कि आप बताओ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कि नीचे यहाँ से खरीद लिया आप ऊपर ही जाएगा, ऐसा किसी को कुछ नहीं पता, राइट। आप टॉप इन्वेस्टर को देखो, लेट राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो देखो, उनके कुछ ही स्टॉक है जिन्होंने अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया, कुछ स्टॉक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सिस्टम बनाया कि भाई इस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह से काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने पैसा कमाया, राइट। तो आपका भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में है मनी मैनेजमेंट। हम ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में हम कहते हैं कि सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी टिप को नीचे उठाया और मान लिया कि ये तो अब गिर गई, इससे नीचे गिरेगी नहीं, और ऊपर जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ना तो हम सारी कैपिटल एक ट्रेड में लगाते, ना ही सारी कैपिटल एक ETF में लगाते, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं कहाँ चला जाए। इसलिए हमारा जो पावर है वो मनी मैनेजमेंट है। अपनी कैपिटल को 30, 40 या 60 भागों में बांटना चाहिए। मेरा सिस्टम है पर्सनली जिसमें मैं 40 पार्ट्स करता हूँ, आप 30 कर सकते हो। जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं, जो कम रिस्क लेने वाले हैं, वो 60 पार्ट्स कर सकते हैं। आप न्यू हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मंथली SIP कर सकते हो। कुछ ETF सेलेक्ट कर लो जिनको आप समझना चाहते हो, उनमें मंथली SIP करो। धीरे धीरे जब आपको समझ डेवलप हो जाए, तब आप उन SIP में जिनमें प्रॉफिट बुक हो रहा है, उनको आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन चल रहा है, ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ दें। देखो, प्रॉब्लम क्या है, लोग जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? वो 9 to 5 जॉब से परेशान हो गए, और इसलिए वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, है ना। उन्हें लगता है ट्रेडिंग कोई आसान जॉब है। नहीं, दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, सबसे आसान बिजनेस है, पर दुनिया का सबसे खराब जॉब है ट्रेडिंग। जॉब बिजनेस में क्या है, आप जॉब कहीं और कर रहे हो, उससे जो पैसा आ रहा है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अपनी जॉब छोड़कर चाह रहे हो कि आप ट्रेडिंग कर लो, और आप मंथली 50,000, 25,000, 20,000 जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो वहाँ से निकाल पाओ, ये आसानी। क्यों? क्योंकि सभी मंथ्स एक जैसे नहीं है। और अगर आपके ऊपर जॉब छोड़ने के बाद अपने डेली एक्सपेंसेस का दबाव रहेगा, तो आपको बहुत बार लॉस से डर लगेगा,
और लॉस से जो डर जाएगा वो मार्केट में नहीं कमा पाएगा। आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तब कमा पाओगे। आप फ़ियर में आओगे तो नहीं कमा पाओगे और जब जॉब छोड़ देते हो तो फ़ियर आएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जॉब छोड़ोगे तो आप पूरे दिन मार्केट देखोगे और एक्टिव टाइम में मार्केट आवर्स में जितना मार्केट देखोगे उतना खराब है। जितना मार्केट को कम देखोगे उतना अच्छा है। मार्केट देखना तो मार्केट आवर्स के बाद देखो। तो ट्रेडिंग में जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, इसलिए आप उसके भरोसे नहीं रह सकते। कभी-कभी हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए जो आपके बैक टेस्टिंग डाटा के आधार पे कभी नहीं आई थी, पर फ्यूचर में आई है, तब आपको और कैपिटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी और आप जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ से आप और कैपिटल इसमें दे सकते हो, जिससे आपका सिस्टम धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ट्रेडिंग के साथ जॉब करो, जॉब को मत छोड़ो। ट्रेडिंग का सिस्टम ऐसे बनाओ जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम देना पड़े। जैसे मैं देता हूँ। अगला जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? जब मार्केट ऑन हो तो आपको बस फ्यू मिनट्स देने हैं, 15 से 20 मिनट, बस इतना ही टाइम देना है मार्केट को। और जब ऑफ मार्केट है तब आप 1 डेढ़ घंटा मार्केट के लिए दे सकते हो, स्टार्टिंग में चीज़ें सीखने के लिए, डेवलप करने के लिए, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजीज़ को बना सको। आप जो सीखते हो उससे कुछ रूल्स लिखो कि भई मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, और उन सब रूल को क्रॉस चेक करते रहोगे, एक दूसरे के विरोधी तो नहीं बन रहे। और फिर उनमें रूल्स में कि बाई करने का ये रूल है, सेल करने का ये रूल है, एवरेज करने का ये रूल है, स्टॉप लॉस का ये रूल है। मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, पर कोई लगाता हो, किसी को लगता है ये सही है, तो उसका लिए कोई रूल लिख सकता है ना? होल्डिंग का ये रूल है, इतने टाइम पीरियड का ये रूल है। ऐसे-ऐसे कुछ रूल्स बनाओ जो आप डेवलप करते हो साइकोलॉजी के साथ। रूल्स को फॉलो करो। आपको लग रहा है आपके रूल गलत हैं, तो आप उनको इम्प्रूव करो। देखो उनमें क्या कमी है, पर रूल्स को फॉलो करो। और इसलिए ये रूल्स बनेंगे आपके ऑफ मार्केट में। ऑन मार्केट में इमोशन चलता है, तो ऑन मार्केट में आप फिर कम टाइम दो मार्केट को। साइकोलॉजी, मेरा मानना है कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल मार्केट में 20% काम करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, आपने कोई पैटर्न देखा, आपने कैंडलस्टिक देखा, सब कुछ देखा, मूविंग एवरेज देखा और आपने पोजीशन बनाई, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ऊपर जाना चाहिए। पर सेम टाइम में आपको पता है वहाँ एक स्टॉप लॉस भी रखते हो आप। क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है उसके बाद ऊपर जाएगा ही, राइट? फंडामेंटल्स, आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ अच्छा है, उसमें अर्निंग हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, पर बस प्राइस नहीं बढ़ रही, नीचे जा रही है। आप एवरेज किए जा रहे हो, आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, आपका उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, है ना? और अब लॉस और ज़्यादा हो गया। अब ये चीज़ें आपकी काम करना बंद कर देगी और अब आपको लगेगा फ़ियर और आप लॉस बुक के कर लोगे। यानी मार्केट में टेक्निकल एंड फंडामेंटल 20% और साइकोलॉजी काम कर दे। आपने जो साइकोलॉजिकल रूल बना रखे हैं ना कि बस मैं ऐसे बाय करूँगा, ऐसे सेल करूँगा, बस यही करूँगा, मुझे मतलब नहीं है क्या हो रहा है ना? मैं बस इसे फ़ॉलो करूँगा। तो आप पे सक्सेस हो जाओगे। बहुत बार हुआ है जब मेरी स्टार्टिंग जर्नी में मैंने स्टॉक को खरीदा, वो गिर गया, फिर एवरेज किया, फिर गिर गया, फिर एवरेज किया, फिर गिर गया। फिर परेशान होके मैंने बेच दिया, वो भाग गया ऊपर। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्यों? बस आपके फंडामेंटल टेक्निकल सही थे, सही था, अच्छा स्टॉक था, सब कुछ सही था, बस साइकोलॉजी सही नहीं थी। आपका पैसा उलझता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है और आपने बेच दिया और मार्केट वहीं से रिवर्स कर दिया। अब आप कहोगे कि बाद में कोई पैटर्न बनाता हो, मुझे नहीं, नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। साइकोलॉजी जब गड़बड़ाएगी तब आप बेचो दोगे बस। साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, तो मैं साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। इसलिए मैंने जब ईटीएफ का बेसिक समझाया फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में मैं आपको कोई ट्रेडिंग मेथड बताऊँ, कुछ प्रैक्टिकली बाय सेलिंग समझाऊँ, उससे पहले मैंने समझा कि साइकोलॉजी पे बात करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा इस साइकोलॉजी को समझना चाहिए। मैं मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे लोगों के वीडियो देखता हूँ तो वो साइकोलॉजी के देखता हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा है, क्या वैसी बातें हमें भी लग रही है या नहीं लग रही। मैं कॉन्ट्रा ट्रेडर हूँ, आप हो नहीं हो, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रा ट्रेडर होते हैं, है ना? मैंने किसी को पूछा कि उन्होंने 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था जो मुश्किल से 1% भी नहीं था। और वो कह रहे हैं कि मैं इसे प्रॉफिट बुक कर लूँ। मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा, क्या अगर 250 रुपीज़ का लॉस होता, तो क्या आप लॉस बुक करते? तो जवाब था नहीं। यानी आप 250 रुपीज़ का लॉस बुक नहीं करते हो, बट 250 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। यानी जब मार्केट ऊपर जाता है तब आप तुरंत बेचना चाहते हो, पर मार्केट नीचे आता है तो आप लॉस बुक नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि और बाई कर लें, राइट? मैं तो ऐसा ही करता था।
और अब मेरे पास है ईटीएफ जो इसे बैलेंस कर देता है। ऐसा करने के बावजूद भी मुझे लॉस नहीं होता। ईटीएफ जब नीचे आता है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ, राइट? मैं भाव भगवान है इस वाले फॉर्मेट को नहीं मानता हूँ। मैं कॉन्ट्रा ट्रेडर हूँ, जहाँ मैं दूसरों के डर को खरीदता हूँ और दूसरे के लालच में बेचता हूँ। जब लोग लालची होते हैं तो मैं बेचता हूँ। जब ईटीएफ ऊपर जाती है तो मैं प्रॉफिट में बेच देता हूँ। बस इतना सिंपल। लॉस में नहीं बेचता हूँ, प्रॉफिट में बेचता हूँ। और जब ईटीएफ नीचे आती है तो मैं खरीद लेता हूँ, इतना ही है। और ये कॉन्फिडेंस केवल ईटीएफ में है, स्टॉक्स में ऐसा कभी नहीं कर सकते आप। और ऑप्शंस में तो ऐसा नींद में भी नहीं सोचना आपको, है ना? सपने में भी नहीं सोचना, राइट? नशे में हो तो भी नहीं सोचना इस तरह का। ऐसा केवल और केवल आप ईटीएफ में कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टॉक में भी नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो डाउन जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी, साइकोलॉजी काम करेगी, लॉस बुक करना पड़ेगा। पर ईटीएफ में आप ऐसा कर सकते हो। जब गिरे खरीदो, जब ऊपर जाए प्रॉफिट हो तो बेच दो, प्रॉफिट नहीं तो वेट करो और ऊपर जाने का। बस सिंपल तरीका है। तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेडर हूँ। अगर आप भी कॉन्ट्रा ट्रेडर हो, आपको भी लगता है कि अंदर आप भी कॉन्ट्रा ट्रेडर हो, मार्केट से उल्टा चलने का मन करता है, तो कमेंट में बताओ कि हम भी कॉन्ट्रा ट्रेडर हैं। मेरी देखो, ईटीएफ ट्रेडिंग का जो बेस है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है जो मुझे कॉन्ट्रा ट्रेडर बनने का कॉन्फिडेंस देता है। वो है कि ईटीएफ जो है वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। देखो, ईटीएफ जो है वो या तो डाइवर्सिफाइड ईटीएफ है जो मार्केट कैप पे बेस्ड है, या वो सेक्टोरियल है, थीम बेस्ड है, इस तरह की है। या आजकल जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स है, तो उनमें बहुत सारे स्टॉक हैं। जब आप कोई आईटी की ईटीएफ खरीदते हो तो पूरे आईटी सेक्टर में दाव लगाते हो। आईटी सेक्टर की एक कंपनी बर्बाद हो सकती है, पर पूरा सेक्टर डाउन में है तो कंपनियां कुछ ना कुछ निकालेगी। इतने हाई हाई मार्केट कैप वाली कंपनियां, इतना प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां बर्बाद नहीं होगी आसानी से। हाँ, उनमें से एक दो कंपनी बर्बाद हो सकती है, पर सभी कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ईटीएफ में मुझे कॉन्फिडेंस रखता है। ईटीएफ कभी जीरो नहीं हो सकता। सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ है। आपको लगता है कि ये सेक्टर तो काम ही नहीं कर, अरे साल भर काम नहीं करेगा, 2 साल काम नहीं करेगा, काम करेगा। उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं लोग, वो कुछ ना कुछ करेंगे, वो कंपनियां कुछ ना कुछ करेगी, है ना? उन कंपनियों के मालिक कंपनियां बंद करके कोई और काम नहीं करने वाले, उन्हें उसी फील्ड में काम करना आता है। वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और हमें वो पैसे कमा के देंगे। इसलिए ईटीएफ हमेशा क्या करती है, बाउंस बैक। तो बेस समझ में आ गया ईटीएफ ट्रेडिंग का। यही वो कॉन्फिडेंस है कि ईटीएफ में मैं कितने ही डाउन जाने पे लगातार बाई कर सकता हूँ बिना डरे। मैंने कई बार किया जब मेरा कैपिटल का 50% एक सेक्टर में चला गया, है ना? 70% एक सेक्टर में चला गया। पिछले दिनों में चाइना में बहुत पैसा चला गया था मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो, आप आईटी में चला गया था, बैंक में चला गया था, सब रिकवर हो जाते हैं, राइट? वॉलेटिलिटी, देखो, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ईटीएफ की, उसमें मुझे वॉलेटिलिटी का बहुत में, देखो, ईटीएफ में कमाने के लिए ईटीएफ वॉलेटिल होने चाहिए। वो लगातार ऊपर नहीं जाने चाहिए, लगातार नीचे नहीं जाने, उठापटक होनी चाहिए, ताकि जब वो नीचे आए तो हमारा सिस्टम कहे बाई करो, जब थोड़े ऊपर जाए तो सिस्टम कहे सेल कर दो, राइट? तो ये जो वॉलेटिलिटी है, अगर किसी एक स्टॉक में वॉलेटिलिटी तो वो सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, पर जो ईटीएफ में वॉलेटिलिटी वो सेफ्टी के साथ है। और इसलिए मैं ऐसे ईटीएफ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ जो कम डाइवर्सिफाई यानी फोकस्ड ईटीएफ है। जैसे सेक्टर है, एक किसी सेक्टर का ईटीएफ है तो उसमें 6-7 कंपनियां हैं, 10 कंपनियां हैं, 15 कंपनी, 20 कंपनी। कोई थीमेटिक है, 20-25 कंपनियां। मोमेंटम वाले हैं तो ऐसे ईटीएफ्स हैं जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 कंपनीज है 200 में, जिनकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है, तो तेजी से बढ़ी तो तेजी से गिरेगी, हो सकता है वापस तेजी से बढ़े। तो वो मेरी ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए क्या है, अच्छे हैं। तो इस तरह के ईटीएफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि सिंगल स्टॉक नहीं है इसलिए सेफ्टी है, और सेक्टर है 15-20 स्टॉक ही है इसलिए वोलेटिलिटी है। 50-100 स्टॉक्स होते हैं तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है, तो फिर इतना मोमेंट नहीं होता प्राइस में, और हमको प्राइस में बहुत मोमेंट चाहिए, मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम होगा तभी हम कमाएंगे। ट्रेड बाय रूल, देखो, आप रैंडम ट्रेड मत लो। आपने देखा किसी ने बोला ये चल रहा है, ये ले लो, ये खरीद लो, ऐसे ऐसे लोग आपको एडवाइस देंगे जिनका खुद का डीमैट अकाउंट तक नहीं होगा, जिन्होंने खुद ने 1 रुपया बाई नहीं किया होगा, पर वो आप
कैपिटल दाँव पे लगा देंगे, बोले ये खरीद लो। उन्होंने कहीं से सुना वो आपको बता देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको ट्रेड करना है अपने रूल्स पे। देखो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ईटीएफ का मतलब हो गया वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट? मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है ईटीएफ का। तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, बस एक चीज़ देख लो सब हो जाएगा। एयूएम हाई होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो हाई होना कम होना चाहिए, है ना? ट्रैकिंग एरर कम होनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि बस वॉल्यूम हाई होना चाहिए, सब चीज़ें बेस्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें बैलेंस कर देगा वॉल्यूम, सब चीज़ें बता देगा। वॉल्यूम हाई है इसका मतलब सब कुछ हाई है, सब अच्छा है, और वॉल्यूम अच्छा नहीं है इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने ईटीएफ की एक वॉच लिस्ट बना ली। उसके बाद आप रूल बनाओ कि कब बाई होगा, कब सेल होगा, कब एवरेज होगा, और ये रूल होने चाहिए प्री डिफाइंड, उनको फॉलो करो। आपको लगता है इन रूल्स में कमी तो नहीं, इंप्रूव करो। पर रूल्स को ऐसे नहीं है ट्रेडिंग में अपने मन से चेंज कर दिया। फीडबैक बनाओ, लिखो कि क्यों रूल चेंज किया है, सोचो कि ये रूल कहाँ जाके आपको प्रॉब्लम कर रहा था, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे नहीं है कि आपने अपने रूल के अकॉर्डिंगली 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, फिर वो 20 और भाग गया, आप दुखी हो रहे रूल गलत था। अरे रूल ने तुम्हें 10% दिया है, जिसके पास रूल नहीं था वो लॉस में बैठा होगा। मार्केट में डिसिप्लिन से ही पैसा बनता है। तो आपको क्या करना है, डेवलप करनी है एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी से चिपके रहना है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है, आपके इमोशन आप पे हावी होंगे, पर आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। किसी भी कीमत पर आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट ऊपर गया नीचे गया, न्यूज़ में आ रहा है सब बर्बाद हो जाएगा, आज इतना पैसा डूब गया, आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने रूल्स को पूछो, बाई करना है वो कह रहे हैं करना है करो। रूल्स को पूछो सेल करना है, वो कह रहे हैं सेल करना है सेल करो, बात खत्म। रूल कह रहे हैं सही है, बाकी सब झूठ है। रूल ही है और डिसिप्लिन है उन रूल को मानना, राइट? तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, डिसिप्लिन रखो अपने रूल्स का, तब आप कमाओगे। जो रूल्स से नहीं चलेगा, किसी दिन आपने गलती से कमा भी लिया तो वो तुक्का है, लगातार नहीं कमा पाओगे, और लगातार नहीं कमा पाओगे तो वेल्थ नहीं बनेगी। रूल से हम लगातार कमा पाओगे। मुझे लगभग 1.5 साल हो गई है सुपर शॉप करते हुए। मैंने अपने रूल्स को इम्प्रूव किया है, मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ। अलग अलग टाइप का मार्केट देखा है मैंने, और हर टाइप के मार्केट में मैंने पैसा बनाया है, अच्छा पैसा बनाया है। मैंने एक बहुत जोरदार बात फील की है, जब भी मार्केट में कुछ बुरा होने वाला होता है उससे पहले मार्केट ऊपर जाता है और मेरी स्ट्रेटेजी मुझे माल बिकवा देती है। फिर मार्केट नीचे आता है, मेरी स्ट्रेटेजी मुझसे माल खरीदवाती है, और मैं माल खरीद के दोबारा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। जब लोग ऊपर जा रहा होता है तब वो भाव भगवान वाले खरीद के फंसते हैं, और हम बेच के आराम कर रहे होते हैं, है ना? अपने अपने तरीके हैं, हमारा तरीका ये है। मेंटेन पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, पहाड़ जैसा धैर्य, है ना? देखो ईटीएफ क्या है, ईटीएफ खुद भी तो पहाड़ ही है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए, राइट? अब आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर ऊपर जाएगा, तो आपको एक आईटी कंपनी पकड़नी है जो संजीवनी है, जो सबसे ऊपर जाएगी। पर हनुमान जी की तरह आपको भी पता नहीं है कि इन सब में से कौन सी संजीवनी है। तो क्या करोगे? क्या आप कोई एक कंपनी पकड़ लो एचसीएल, और वो संजीवनी नहीं निकली तो आप गए वेद के पास दिखाया, बोले ये तो संजीवनी नहीं, हो गए ना बर्बाद। आपने टीसीएस पकड़ ली और वो संजीवनी नहीं निकली तो हो गई ना बर्बाद। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेना है, और जब दिखाओगे ले जाके वेद को, उनमें से जो संजीवनी होगी वो काम आ जाएगी। तो आप जब ईटीएफ उठाते हो तो एक जड़ी बूटी नहीं उठाते हो, पूरा पहाड़ उठा लेते हो। और यही है इसमें कॉन्फिडेंस, कि अब हमें संजीवनी हमारे पास है, जिस दिन वो ऊपर आएगी दिख जाएगी कौन सी वाली थी, हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो ईटीएफ जो है वो कभी कभी परफॉर्म करने में टाइम ले सकती है। मान लो आपकी किसी स्ट्रेटेजी से बाइंग आई, आपने खरीदा फिर एवरेज आया, फिर खरीदा फिर एवरेज आया, फिर खरीदा, अब आपको टेंशन हो रही है, नहीं, धैर्य रखोगे। धैर्य कहाँ से आएगा, जब नॉलेज आएगा कि ये क्या है क्यों हो रहा है। तो नॉलेज जरूर लेना है। मेरे चैनल पे बहुत वीडियो ईटीएफ्स के, देखो एक एक को ढूंढ ढूंढ के समझो क्या बताया है ना? मैंने देखो वही चीजें बताई है जो मैंने सीखी है और जिनसे मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है। पेशेंस की प्रैक्टिस करो,
और अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस रखो, उस पे भरोसा रखो, बिना भरोसे के नहीं बनेंगे पैसे, राइट? तो आपको पैशंस रखना ही है। कॉन्फिडेंस बनाओ। कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अपने एनालिसिस पे भरोसा करो, अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा करो, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है? एक्सेसिव रिस्क होता है। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में क्या है? अपने रूल से खरीद रहे हो, ये कॉन्फिडेंस है। आपको खरीदना है 10,000 रुपए का, राइट? थोड़ा और नीचे गिर गया, आपने और खरीदा 10,000। अब थोड़ा और नीचे गिरा, आप कह रहे हैं कि अब नहीं गिरेगा, और मेरे पास जो 80,000 रुपये बच रहे हैं, उनमें से अगर मैंने 10 लगाए तो 17,000 रुपये फालतू में पड़े रह जाएंगे, तो आपने लगा दिया 80,000। यह है ओवर कॉन्फिडेंस। इस लेवल पे और नहीं गिरेगा, और 10,000 लगा दिए, वो कॉन्फिडेंस है। पर सारा पैसा लगा दिया एक ही जगह कि बस ये अब गिर ही नहीं सकता। देखो, सबसे गिरा हुआ सेक्टर और गिर सकता है, और सबसे बढ़ा हुआ सेक्टर और बढ़ सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, कुछ लॉजिकल नहीं होता है ना, कोई रेशनल नहीं होता, सारे इमोशन से चलते हैं, और हम इमोशन से उल्टे चलते हैं, दुनिया के इमोशन से। तो हम पैसे बना लेते हैं, इमोशंस वाले रह जाते हैं। तो यहाँ नहीं लगाना, हमको 10 लगाना है। फिर कल को मान लो ये नीचे नहीं गिरा तो, अरे नहीं गिरा तो कोई बात नहीं, इन पे तो पैसा कमाएंगे ना, ये पैसे पड़े रहेंगे, कहीं और गिरेगा वहां कमाएंगे। और नहीं गिरा तो नहीं गिरा तो नहीं गिरेगा, हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो कॉन्फिडेंस रखना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं रखना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से आप रिस्क को बढ़ा देते हो। तो रिस्क को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है। फीडबैक, देखो, मैं आपको एक स्ट्रेटजी सिखाऊं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है आप उस स्ट्रेटजी से पूरे जीवन में पैसा कमाते रहोगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी सबको पता चलती है, उसके बाद में लोग इस तरह से काम करते हैं, ऑपरेटर्स, कि इन्हीं स्ट्रेटजी के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, आपको शिकार बनाते हैं, फंसाते हैं उन स्ट्रेटजी में। जैसे आपने कहा कि ऐसा ऐसा पैटर्न बनता है तो ये ऊपर जाएगा, आपको भी पता है, जिनके पास बहुत पैसे उनको भी पता है, उन्होंने अपना माल यहाँ चिपका दिया, अब ये नीचे चला गया, और फिर पैटर्न बना, फिर माल चिपका दिया, फिर और नीचे चला गया, क्योंकि वो इस नीचे लेवल पे खरीदना चाहते हैं। और वो कब खरीदना चाहते हैं? जब सब लोग बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो वो उनका तरीका है। तो मार्केट में बहुत बड़ी कैपिटल वालों का बहुत छोटी कैपिटल वालों से मुकाबला है, और बहुत छोटी कैपिटल वाले ये सोच रहे हैं कि हम इतने बुद्धिमान हैं कि उनका मुकाबला कर लेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने नॉलेज को फीडबैक देते रहना है, आपको समझते रहना है। जो आपकी प्राइस है, जो आपके वॉल्यूम है, जिनसे आपको समझ में आया है, उन सब चीज़ों को आप कनेक्ट करते जाओ, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा-थोड़ा चेंज करते जाओ, है ना? जैसे मेरे स्ट्रेटेजी में पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं थी, अब मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3% ऐड कर रखा है। यानी ऐसा कोई ईटीएफ में ट्रेक नहीं करता जो अपने 52 वीक हाई से 3% नीचे नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई 52 वीक हाई पे चला गया और यहाँ बाई किया, तो बहुत कम संभावना हो जाएगी उसकी 3% और जाने की। हाँ, कम से कम 3% नीचे आ गया, फिर ट्रेडिंग में आ रहा है, तो ये हुआ। ऐसे मैंने एक रखा कि मैं एवरेज करने के लिए 5 डे बाद एवरेज करता हूँ। तो इसका मतलब कई बार कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा गिर रहा है किसी बड़े कारण से, और हमको नहीं पता, तो एक लोट खरीदने के बाद नेक्स्ट वीक में ही दूसरा लोट खरीदा जाता है। तो हो सकता है वो 5% 10% गिर जाए तो आपको और सस्ता मिले, और उसको थोड़ा बहुत रिवर्सल का भी मौका मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इम्प्रूव की ये 2 फीडबैक के बाद में, तो आप कर सकते हो ना। एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी, कैश इज़ नॉट एनिमी। लोगों के साथ क्या होता है, आपको एक चीज़ में प्रॉफिट बुक हुआ और वो पैसे बाहर आए, उसके तुरंत बाद में आपको चाहिए कि बस इन्हें दूसरी जगह लगा दें। नहीं, जो केस आपके पास पड़ा है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है, राइट? तो जो आपके पास प्रॉफिट बुक हुआ है, तो आप अपनी कैपिटल को तुरंत इन्वेस्ट मत करो। आप तब इन्वेस्ट करो जब आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली बाइंग आ रहा है, क्योंकि इसलिए इन्वेस्ट मत करो कि आपके पास कैसा है। एक बार मेरे एक फॉलोवर ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने कहा, ये चुनाव के रिजल्ट से पहले की बात है, कि भाई मेरे सुपर शॉप में बहुत कम बाइंग हो रही है, बहुत कम होल्डिंग। तो मैंने बोला हाँ, मेरी भी 9-10 होल्डिंग ही है, बाकी कोई होल्डिंग नहीं है। तो मैं कहा ठीक है। मैं कहा कि देखो, मार्केट में है तो हमें इसको पे भरोसा करना चाहिए सिस्टम पे, और अभी होल्डिंग नहीं है तो नहीं है।
अब हुआ क्या? वो दूसरे तरीके ट्राई करने लगे और उन्होंने अपना पैसा एक्यूफाई कर लिया। फिर आपको पता है कि जो एग्जिट पोल आया था उसमें बीजेपी को अच्छा बहुमत दिखाया, पर जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें उतना अच्छा रिजल्ट ही नहीं आया, तो मार्केट गिर गया। तो मैंने मैसेज किया कि भाई हाँ, अब मार्केट गिर गया, अब देखो खूब सारी बाइंग आ रही है, जो केस था ना देखो काम आ गया। तो बोल रहे वो केस है नहीं, मैं कहाँ गया? बोले वो मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी के तहत से मैंने और बाइंग कर ली। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो जो पैसा आपके पास पड़ा ना वो आपका दुश्मन है, आप बस उसे एक दिन ही घर नहीं रहने दें। अरे उसको सांस लेने दो, जो मार्केट से बाहर आया ना। जब आपका सिस्टम कहेगा कि खरीदो तब खरीदोगे, ऐसे थोड़ी कि पैसा है बस कुछ भी खरीद लोगे। ये आपके पास पैसा है तो आप कचरा थोड़ी खरीद लोगे, कोई महंगी चीज थोड़ी खरीद लोगे। जब सस्ती होगी तब खरीदेंगे। अरे जब सस्ती ही नहीं है, जब चीजें ऊपर बैठी हुई है, तो उनको खरीद के और क्या प्रॉफिट हो जाएगा? और ऊपर थोड़ी जाएगी, वो तो नीचे ही आनी है। उन्हें नीचे आने दो, आपके सिस्टम को पहचानने दो कि ये खरीदने योग्य हो गई है, तब खरीद लेना। जब सिस्टम नहीं पहचान रहा कि ये खरीदने योग्य है, तो मत खरीदो। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब मार्केट गिर रहा है तो लोगों के पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास है। 2 दिन के गिरते हुए मार्केट में मैंने बाइंग की है, और अभी 2-3 दिन लगातार बाइंग कर सकता हूँ, इतना केस फ्री है। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही केस फ्री करवाया था मेरे सिस्टम ने। और मेरा सिस्टम इस चीज को एडवांस में पहचान रहा है कि कौन देश कब लड़ेगा, है ना? कब क्या होगा, कब कौन सी बीमारी आएगी, सब का पहले हिसाब रख रहा है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन्हें पता होता है सब चीजें एडवांस में, जिनका बहुत बड़ी कैपिटल लगी हुई है ना? या जो फंड मैनेजर है, हेज फंड वाले हैं, ब्लैक रॉक है। आप सोच सकते हो ब्लैक रॉक कितना फंड मैनेज करता है? इंडिया की जीडीपी का 3 टाइम। अब अंदाज लगा लो इंडिया कितना पावरफुल होगा, तो ब्लैक रॉक 3 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ऐसी चीजें मार्केट में, कब उन्हें अपना माल निकालना है तो मार्केट ऊपर भेजते हैं वो, उसी दौरान हमारा माल निकल जाता है। कब उन्हें मार्केट में से माल खरीदना है तब वो मार्केट को नीचे लाते हैं, उसी दौरान हम माल खरीद लेते हैं। भाई हमारे पास तो सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है सिंपल सी मैथ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, है ना? डोंट इन्वेस्ट विथ लोन। पता नहीं लोग मानते हैं, एक आजकल नया चल रहा है एमटीएम, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। नहीं नहीं, बहुत बुरा है। देखो एक तो वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो वो ले जाते हैं। दूसरे वो आपसे प्लेजिंग और अनप्लेजिंग चार्ज लेते हैं, वो पैसे ले जाते हैं। तो अगर आपके पास अनलेस 10 लाख रुपए लगा के 40 लाख का माल खरीदने जितने पैसे हैं, तब तो इनका समझ में आता है कि भाई 30-40 रुपए उन्होंने एम प्लेजिंग के ले लिए, वापस ले लिए, ब्रोकरेज ले लिए, है ना? जो एमटीएफ देते हैं नॉर्मली उनके ब्रोकरेज भी अच्छे होते हैं। फ्री वाले जीरोदार ये एमटीएफ देते नहीं है। तो ऐसे में मुझे कहीं से भी ये सही नहीं लगा। दूसरी प्रॉब्लम एमटीएफ में जो आती है, वह जिस दिन मार्केट गिरने लगेगा ना, सबके मार्जिन ट्रिगर हो जाएंगे, है ना? मार्जिन ट्रिगर होने का मतलब है कि जैसे आपका फोरेक्स का लेवरेज था, आपने 100 रुपए दिए और आपने 400 रुपए का माल खरीद लिया, और मान लो आपकी ईटीएफ 20% गिर गई, तो 400 रुपए वाली चीज 20% गिर कर 320 में हो गई, राइट? अब इस 320 में 300 रुपए लगे हुए हैं ब्रोकर के, और आपके लगे हुए हैं मात्र 20 रुपए। क्यों? क्योंकि लॉस जो हुआ वो आपका हुआ, ब्रोकर का नहीं हुआ। अब यहाँ पे हो गया मार्जिन कॉल, यानी ब्रोकर कहता है कि आप इसे मेंटेन करो, राइट? तो अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे पाते हो, तो ब्रोकर आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी वो उसे बेच देगा। जब वो उसे बेचेगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोगों का माल बेचेगा वो। और जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो उसकी प्राइस और गिरेगा। तो जिन लोगों का मार्जिन, जिन्होंने फर्स्ट लेवल पे मार्जिन ऐड कर दिया था, उनका अगले लेवल पे ट्रिगर हो जाएगा फिर, और इससे कैस्केडिंग हो जाएगी। पर जो केस में बैठा है वो लॉस देखेगा और बैठा रहेगा, है ना? और जब मार्केट नीचे सेटल डाउन होने लगेगा, तब वो एवरेज करके आराम से ऊपर चला जाएगा। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एमटीएफ में करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि अभी 2-3 सालों में बुल रन ही चल रहा है,
थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चला था और बुल रन सही चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता। हाँ, मेरी ट्रेडिंग भी ये मैं मानता हूँ कि बुल रन में और इस वॉलेटिलिटी में रही है। बियर फेज मैंने नहीं देखा है, पर मैं पूरा तैयार हूँ कि बियर्स कभी भी आ सकते हैं अटैक करने के लिए। तो मैं उसकी तैयारी पहले रखता हूँ। कंट्रोल इमोशन, है ना? इमोशन को कंट्रोल करो। नो सेल इन फियर। देखो मार्केट नीचे गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो माइनस में दिखने लगा, अरे हम ईटीएफ वाले हैं, हमें डर नहीं लगता, हम नहीं बेचेगा, मेरी मर्जी, ठीक है। नो होल्ड इन ग्रीड। आपने खरीदा 3-4% वो प्रॉफिट दे रहा है या जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट वो दे रहा है, होल्ड नहीं करेंगे भैया, हम बेचेंगे, प्रॉफिट ले जाएंगे। कुछ आपने बेच दिया, उसके बाद वो और ऊपर गया है, 10 में खरीदा, 20 में बेचा, 30 पे पहुंच गया, फोम आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और अब आप दोबारा बाई करते, नहीं नहीं हम बाई नहीं करते भैया, हम नहीं करते। हम देखते ही नहीं है कि हमारे बेचने के बाद प्राइस कहाँ गई कहाँ नहीं गई, हम तो दोबारा बाई नहीं करेंगे। हम केवल तभी बाई करेंगे जब हमारा सिस्टम बाई का सिग्नल देगा। प्रॉफिट बुकिंग, रेगुलर प्रॉफिट बुक करना है, जैसे टारगेट आया प्रॉफिट बुक करना और वेट नहीं करना और ग्रिड नहीं रखना। जो नॉशनल प्रॉफिट होता है वो रियल प्रॉफिट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आपको किसी में 30% का प्रॉफिट दिख रहा है, आपने बुक नहीं किया, वो 20 दिख रहा है, आपने बुक नहीं किया, वो 10 दिख रहा है, आपने बुक नहीं किया, वो 0 दिख रहा है। अब तो क्या बुक करोगे, अब वो माइनस का 20 दिख रहा है ना? अब आप सोच रहे हो 30 में बुक कर लेता, 20 पे वापस खरीद लेता, कितना अच्छा रहता। तो भैया मना किसने किया है? रेगुलरली प्रॉफिट बुक करते रहो, प्रॉफिट आता है बुक करो, मस्त रहो, है ना? देखो, मार्केट का जो प्रॉफिट है वो बहती हुई नदी का पानी है। देखिए आपने नदी, उसमें पानी बह रहा है, आप उसके किनारे पे बैठ के देख रहे हो, बोले इतना पानी हमारी आंखों के सामने से गुजर गया, हम इस पानी के मालिक हैं, नहीं वो गया। आप उतने ही पानी के मालिक हो जितनी बकेट भर भर के आपने निकाल ली है। तो देखो भाई, हम तो उस बहते हुए दरिया में से हमारे लायक, हमारी योग्यता के और हमारी सामर्थ्य के अनुसार पानी बाहर निकाल लेते हैं, और जो बह जाता है उसका दुख नहीं करते। जितना निकाल लेते हैं वो निकाल लेते हैं, वो हमारा है, फिर कोई और आएगा पीछे से, वहां से हम और पानी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ मैंने कुछ अपने ट्रेडिंग रूल्स लिखे हैं। मेरा एक वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, पहले भी बनाया है मैंने। तो उसमें मैंने अपने सारे रूल्स बताए हैं, जिसमें कुछ नेगेटिव वाले रूल कि भाई ये मैं काम नहीं करता हूँ, वो भी इंक्लूड है, और उनके रीजन भी समझाए मेरे एक्सपीरियंस से। यहाँ कुछ रूल्स है जो मैं इन्हें फॉलो करता हूँ। पहला, मैं एक ट्रेड में 2.5% ही कैपिटल यूज करता हूँ, यानी मैं 40 पार्ट करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के। मैं सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ते वाले ईटीएफ को खरीदता हूँ वॉच लिस्ट में। तो सबसे सस्ता वाला ईटीएफ क्या है? तो देखो, सुपर सोप जो स्ट्रेटेजी है उसमें जो 20 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा है वो सबसे सस्ता ईटीएफ है। तो आप जाओ उस वीडियो को भी देखो। 3% के प्रॉफिट पे मैं बेच देता हूँ, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, 2.5% के लॉस पे एवरेज करता हूँ, और बेचने का मेथड लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता लीफो क्या है, तो लीफो पे भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छे से समझा रखा है। लीफो बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट है ना? ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है, जिस स्टॉक ने एक साल में 10% नेगेटिव रिटर्न दिए, हो सकता है वहां भी आप 10% पॉजिटिव प्रॉफिट के साथ बैठे हुए हो। ये है पावर है लीपो की। अब देखो, बुल या बियर, मैं ना तो बुल हूं ना मैं बियर हूं, मैं हूं एक स्मार्ट ट्रेडर। सिंपल कॉन्सेप्ट को, ना आपको बुल बनना है ना आपको बियर बनना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। जब मार्केट नीचे आता है तो आप खरीद लेते हो, ऊपर जाता है तो बेच देते हो। अब बताओ, अगर बियर नहीं होंगे तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो हम खरीदेंगे कैसे? तो हम खरीदेंगे नहीं तो क्या हम प्रॉफिट मिलेगा हमें? और बुल नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो हम बेचेंगे कैसे, तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा? तो हमें तो दोनों की जरूरत है। तो भैया, बुल अच्छे हैं और बियर उनसे भी अच्छे हैं, और हम ना तो बुल है ना बियर, हम है स्मार्ट ट्रेडर। हम जब बियर डराते हैं तब हम खरीदते हैं, हमको अच्छा लगता है। और जब बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाए तब हमको डर लगता है, भैया हम बेच के निकल लेते हैं। हम हैं कॉन्ट्रा ट्रेडर, राइट? तो कॉन्ट्रा ट्रेडर लाइक ठोको, है ना? वीडियो पे लाइक कर दिया करो। और एक बहुत बड़ी बात है, लोग वीडियो देख रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है अच्छा खासा, पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं ना।
70-80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो, आपको लगता है कि कोई वैल्यू वाली बात मैं बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है। देखो, रात के 12 बज रहे हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो मैं इस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि भई चलो, जो मेरे पास है वो मैं थोड़ा बहुत लोगों को दूँ, क्योंकि मैंने सीखा है लोगों से यूट्यूब पे, अब मैं उसको सिखाना चाहता हूँ। अच्छा भी लगता है कि कमेंट लिखते हैं लोग पॉजिटिव भी, तो वही चीज़ है और क्या। एक बहुत प्यारी सी बात है, अर्न एंड लेट अदर्स अर्न। देखो, मैं 2 लोगों को, वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ। 2 लोगों पे मेरा ईटीएफ में आने में काफ़ी है। एक ये महेश चंद्र कौशिक सर का और एक आनंद भाव फैमिली से आनंद त्रिपाठी। उनकी ये टैगलाइन है, कमाओ और कमाने दो। मैं भी इसमें भरोसा करता हूँ। अर्न एंड लेट अदर्स अर्न। देखो, आपने कहीं प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में आपका ईटीएफ या स्टॉक और ऊपर गया तो दुःख नहीं करना चाहिए। जिसने आपसे खरीदा उसको भी कमाने दो भई। सारा आप कमाओगे ये ज़रूरी थोड़ी है। यानी आप टॉप पे बेचने का सपना मत देखो, बॉटम पे खरीदने का सपना मत देखो। बीच में कहीं खरीदा, कहीं बेचा, ₹2 आए, खुश रहो। लर्निंग, कीप लर्निंग फॉर बेटर कॉन्फिडेंस। देखो, सीखते रहोगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं सीखोगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उधार के आइडिया से नहीं कॉन्फिडेंस आता, है ना। 2 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट में गया तो किसी ने बताया कि भाई फार्मा बी में बाइंग कर लो, ये कई सालों से नहीं चली है और ये हो गई। मैंने उसमें की, जब वो गिरी तो हुआ, पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। और जब उसमें 2, 4, 5, 10% प्रॉफिट मिलने लगा, मुश्किल से शायद 5% ही भी नहीं लिया होगा, निकल गया। अगर मुझे आज जितना नॉलेज होता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं फार्मा बी में 100% प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट पे निकलता। पर उस समय क्यों निकला? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। अभी मैंने एक वीडियो है मेरे चैनल पे, देखना, इन्वेस्ट इन चाइना, उसकी टाइमिंग देखना, उसमें देखना कि मैंने कहा कि भई मैं चाइनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसने पिछले 1 महीने में तो कुछ पॉजिटिव रिटर्न था और साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का सारे नेगेटिव रिटर्न थे। तो मैंने ये कहा कि ये नेगेटिव है तो अब ये ऊपर जाएगा और मैंने इन्वेस्ट किया। उस ईटीएफ में, हैंग बीच में मुझे आज के डेट में एसआईपी मोड में इन्वेस्ट किया था, 58% का प्रॉफिट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस था, खुद की लर्निंग पे कॉन्फिडेंस था कि ये बढ़ेगी भैया, कितनी गिर जाए इसको ऊपर आना ही पड़ेगा। क्योंकि हैंगसेंग बीच कितने दिन नीचे रह जाएगी? 4 साल 5 साल से नीचे बैठी हुई, अब कब तक रहेगी नीचे? भई एक कंट्री जो सेकंड पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड का, चाइना, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा क्या? कोई तो तरीका लगाएगा, लगाया उसने तरीका, भाग गया उसका ईटीएफ ऊपर, आ गए पैसे। कहाँ प्रॉब्लम है? तो लर्निंग से होगी। अब लर्निंग के लिए आपको देखना है, आप उन्हें देखो जिनके विचार्स को आप एग्री करते हो, पर उनको भी देखो जिनके विचार्स को आप एग्री नहीं करते हो। मैं ऐसे बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर को सुनता हूँ जिनको मैं पसंद नहीं करता। मेरे को लगता है उनका अप्रोच गलत है, वो नेगेटिव माइंडसेट है। फिर भी मैं उनको सुनता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि उनकी नेगेटिव बात भी अगर मैं समझता हूँ, तो उसका भी मुझे कोई बेनिफिट मिल जाना चाहिए। भई वो 10 नेगेटिव बात बताते हैं, पर उन 10 में से 1 नेगेटिव बात सही हो, जिसका मुझे कोई बेनिफिट मिल सके, तो मैं सुनता हूँ, राइट? तो ऐसे बहुत सारे, मैं नाम किसी का नहीं यहाँ बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव में मैं नाम बताऊँगा पर नेगेटिव में नहीं, कि जिनको मैं पसंद नहीं करता फिर भी मैं उनको सुनता हूँ, रेगुलरली सुन लेता हूँ, कभी-कभी नहीं भी सुनता हूँ, कभी-कभी मुझे उनकी क्लियर-क्लियर बातें लगती है कि कई सारे लोग अपने कोर्सेज़ बेचने में लगे रहते हैं, कई सारे लोग अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने में लगे रहते हैं। वो एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि वो जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। बस वो केवल इसलिए प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को क्योंकि उसे उनका कमीशन मिल रहा है। फिर भी मैं उनको सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो कहीं उस पोज़ीशन पे है, कोई लोग उनसे प्रोडक्ट प्रमोट करा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो आता है जो हमसे ज़्यादा है। तो वहाँ से सीखो। साथ में इंटेंशन भी रखो। थोड़ा-सा क्रिटिकल माइंड भी रखो कि अगले का कोई और फ़ायदा तो नहीं है ये जो बता रहा है। मेरे से सीख रहे हो तब भी आप मेरे पे डाउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? हमारे यहाँ तो शास्त्रों में गुरु से वाद-विवाद का है कि भई आप उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछो, ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो सत्य है। सीखो, जो भी डाउट है उसपे क्रॉस करो, पर सीखते रहो। बिना सीखे आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कमा पाओगे। सीखने का तरीका सिंपल है, 15-20 मिनट मार्केट टाइम पे आपको अपने देखना है, बाय सेल करना है और ऑफ टाइम पे आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे का टाइम देना है। कभी कम, कभी ज़्यादा, जो भी है, आप उस पे काम करो। जॉइन फॉर फ्री।
देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जॉइन करो, ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, है ना? टेलीग्राम पे आप मेरे से कुछ पर्सनल डिस्कशन कर सकते हो। जैसे कभी मार्केट गिरा, आपका अभी लर्निंग इतना नहीं है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो, तो पूछो, है ना? कोई चीज़ में लग रहा है कि ये बाइंग क्यों नहीं आ रहा, ये सेलिंग क्यों नहीं आ रहा, किसी भी तरह से आपको ये लग रहा है, कई बार जैसे हम गूगल शीट के साथ ट्रेड करते हैं, तो कई बार कोड्स में गड़बड़ हो जाती है, कई बार आपको अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करना होता है, फीडबैक लेना होता है, तो वहाँ बात करो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब दूँ, है ना? मेरे से हो सकती है जितनी हेल्प करूँ। टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना कि भई मैं जॉब के साथ ही ट्रेडिंग करता हूँ, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग नहीं करता। जॉब मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है और उससे जो कुछ बचता है, उसी को मैं इन्वेस्ट करता हूँ ताकि वो मेरा ग्रो हो सके, राइट? थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें।